Hello everyone, this is Mohit Kumar. Today we are going to start the class 4 of 11 chapter number 1. तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे विद देयर 5 रूल्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के टाइम पे कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है मेजरमेंट में जो हमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो सकती है या फिर एक्सवाइजेड किसी फिनोमिना से रिलेटेड हो जाती है जिससे हमारी उसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा खराब हो सकती है। तो उस एक्यूरेसी को एक मीनिंगफुल फैक्टर बनाने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम देखें डेफिनेशन क्या होती है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर दोज सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट डिजिट्स व्हिच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी। मतलब जो उसकी एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर को हम एक्सप्लेन, दैट इज अ डेफिनेशन। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हमें और डिटेल में जानना है तो हम इसके रूल्स को समझते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर क्या हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से मेंशन करना चाहते हैं। तो जैसे सबसे पहले रूल में लिखा हुआ है दैट इज ऑल नॉन जीरोस इन ए वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। मतलब सारे नॉन जीरो जो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू लिखी है जैसे कि 235 सेंटीमीटर। तो दैट्स मैं मान लीजिए मैंने कोई मेजरमेंट की तो उसमें 235 सेंटीमीटर लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, जो एक्यूरेसी के जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, दैट इज 3। ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है। मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू लिखी से 1054 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके, दैट इज 4। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1 ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है कि दूसरा रूल समझाता है कि वन और मोर जीरोस कम इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट देन दोज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर मैंने कोई वैल्यू लिखा 1003, जैसे इसमें नॉन जीरोस के बीच में 2 जीरोस आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हो गए, 4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इसको एक और एग्जांपल लिख देता हूँ जैसे 2002 लिख देता हूँ तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और भी आप एग्जांपल्स को जोड़ सकते हैं जैसे 10005, तो जैसे 4 जीरो आ रहा है 1 और 5 के बीच में, तो देयरफॉर द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द डिजिट और द टर्म इज 6। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 6। रूल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 3 क्या होता है, जीरोस दैट अपीयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब मान लीजिए अगर मैं इस तरह से कह रहा हूं कि मैंने कोई वैल्यू लिखी 002300, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक मैंने नॉन जीरोस के पहले भी 2 जीरोस लिखी हैं, नॉन जीरोस के बाद में भी 2 जीरोस लिखी हैं, तो इसमें कितनी जीरोस हैं अभी हमें फिक्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू कुछ ऐसे भी हो सकती है 0.03, इसका मतलब भी सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 2 हो। रूल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 4 हमें कह रहा है दैट इज जीरोस दैट अपीयर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट डोंट हैव ए नो जीरोस आफ्टर देम, दोस जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीरोस राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के बाद आती हैं लेकिन उनके पास नॉन डिजिट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर देम नहीं आता, उनके बाद नहीं आता, तो ऐसे जीरोस को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 100.00, तो इसके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हुए 5। लेकिन अगर मैं इसी डिजिट को केवल 100 लिख देता है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, दैट इज 5। मतलब पॉइंट से हमें है ना फिक्स हो जाता है कि ये कितना डेसिमल तक हमने अपने मेजरमेंट को यहाँ से फाइंड किया स्टेप। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा जीरोस दैट अपीयर ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड कंसीडर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या कह रहे हैं कि जीरो जो राइट साइड में होता है लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल के, ठीक है, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए वी हैव 5630.0, इसके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो के बाद में पॉइंट हमने लगाया। ये वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं हम 563.0, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमें
तरीके से नॉलेज या फिर हमें एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिटवीन प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी और प्रिसाइज का मतलब है, प्रिसाइज का मतलब लगभग उस वैल्यू के बराबर, और एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट वही वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछने लग जाऊं आपसे कि भाई आपका बेस्ट रिजल्ट अब तक का क्या है, तो आप कोई छोटी क्लासेस का अपना रिजल्ट बता रहे हैं, लाइक मेरा 98% लगभग था, लेकिन शायद वो 97.9 था, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, ऐसे ही ये 97.8 था, ये भी एक्यूरेसी है। तो 98 जो हम लगभग वाला टर्म यूज करते हैं, दैट इज अप्रोक्स वैल्यू जो यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रीसाइज। तो इस तरीके से हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे, हम आगे हमारा और बेसिक जो टर्म्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज दी लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशंस के हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर काफी ज्यादा हम डिटेल में कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी पहले कुछ बेसिक और भी कंसेप्ट पढ़ने, जिससे कि हमें फिर रूल्स का और ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वाले टर्म को थोड़ा लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, वैसे आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम 5 रूल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रूल होगा हमारा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रूल नंबर 2 में हम पढ़ते हैं दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो भी अगर हमें कोई भी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है केमिकल कॉम्बिनेशंस के टाइम को, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहती है, चाहे आप रिएक्शन के अंदर कोई सी भी केमिकल इक्विपमेंट को यूज करें। नंबर 3 इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक हमारा सिक्वेंसली है, तो सीक्वेंस टॉपिक की होने की वजह से हम इसको लेटर ऑन कवर करें। इसके बाद में है रूल नंबर 4 दैट इज के-लुजैक्स लॉ। ठीक है, ये गैस के बारे में रूल्स आ जाएंगे, के-लुजैक्स रूल या फिर लॉ हम इसको कहते हैं। एंड नंबर 5 इज दैट इज एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस, ये 5 रूल होंगे जिनके बारे में हम आगे जाके और स्टडी करेंगे डिटेल। ओके, तो इसके बेस पर हम एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं दैट इज कि जो एवोगैड्रो लॉज के बीच में आता है, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो है, एवोगैड्रो ने एक कांस्टेंट बताया था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, और ए को हम थोड़ा उसके बेस में लिखेंगे। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20। ये क्या वैल्यूज है इसके बारे में समझिए। 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, वी हैव लाइक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पेयर ऑफ शूज, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 पेयर ऑफ शूज हमारे पास है, तो आप डायरेक्टली कह देते हैं कि भाई हमारे पास 2 शूज। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 डजन ऑफ बनाना। ठीक है, हमारे पास जो बनाने हैं वो 1 डजन है, 1 दर्जन है, इसका मतलब है आप कहेंगे कि 12 बनानास की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि 1 डिकेड ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है, तो 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। ऐसे ही 1 ईयर मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 ईयर का मतलब आपको पता है जैसे कि 365 डेज। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा 1 आवर हो गया है, 1 आवर मीन्स दैट इज 60 मिनट। तो जैसे आप देख रहे हो कि 111 के मतलब उनका अलग अलग नंबर्स का मीनिंग होता है। सिमिलरली एवोगैड्रो कांस्टेंट का मतलब है 1 मोल। अगर आपसे कहा जाए कि कोई वैल्यू 1 मोल है,
तो आप डायरेक्टली उसमें कहेंगे कि 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻20। क्या है 1 मोल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे में जो यूनिट्स का कंसेप्ट चल रहा था उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1 मोल क्या है, कि हम जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करते हैं वो एक्चुअली मोल्स में मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई 1 मोल एक वैल्यू रहेगा जिसमें एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻20। क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे टॉपिक। इससे पहले हम जो बेसिक और भी हमारी टर्मिनोलॉजीज है उनको कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है आज की सबसे पहली, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो? एटॉमिक मास आपको पता है कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम, ठीक है, एक एटम है, इसके पास सेल्स हैं। तो इस एटम का जो मास है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज एटॉमिक मास। लेकिन इतना भी ये थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। जो हमारे किसी भी एटम का मास होता है वो होता है हमारे सेंटर से, और हमारा जो सेंटर है दैट इज अ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूट्रॉन, दूसरा है आपके पास प्रोटॉन। इन्हीं दोनों के सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो समझ आ गया होगा एटॉमिक मास का मतलब क्या है? दैट इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनका हम मास क्यों नहीं जोड़ रहे इसके अंदर? एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन का मास इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। और ये बहुत बहुत कम होता है कि जिसको हम इजीली नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन के मास को एक एटम के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो एटॉमिक मास का आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अलावा जो एसआई यूनिट होती है एटॉमिक मास की, उसके बारे में जानते हैं। एटॉमिक मास का एसआई यूनिट होता है दैट इज एएमयू। इसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसके अलावा एक ऐसा यूनिट और यूज करते हैं हम कभी कभी, दैट इज यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ये जो एटॉमिक मास का कंसेप्ट था सबसे पहले इसको इनिशियली स्टार्ट कराया गया था कार्बन 12 के, मतलब जो एक कार्बन का मास होता है उसके 12th हिस्से को हम वन एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का मास, इसको हम कहते हैं 1 AMU, या फिर कितना होता है 1 U। अब कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है एक्चुअली 12 U। तो 12 का अगर हम 12th हिस्सा करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली समझ सकते हैं कि 1 AMU ही आना है। तो ये होगा हमारा एटॉमिक मास का कंसेप्ट। दूसरी टर्म की तरफ चलेंगे एटॉमिक मास के बाद में, जो हमारा सेकंड है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है, बट एटॉमिक नंबर सेम कहेंगे। एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट उनकी एबंडेंस होती है। एबंडेंस मतलब कि वो अर्थ क्रस्ट पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को डिटेल में करता हूँ। तो जो कार्बन है हमारे, इसके 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13, ठीक है, और एक कार्बन 14। 12, 13, 14 का मतलब है कार्बन जिसका मास 12 होता है, एक कार्बन जिसका मास 13 होता है, एक कार्बन जिसका मास 14 होता है। मास कहने का मतलब एटॉमिक मास पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कार्बन 12 की जो एबंडेंस है
ठीक है, मार्केट में या आप कभी पूछोगे किसी से भी या फिर थ्योरेटिकली साइंटिफिकली कोई भी रूल्स फाइंड आउट कर दो, तो पता किया गया कि जो कार्बन 12 है उसकी एबंडेंस 98.892% है। दूसरी तरफ कार्बन जो 13 है उसकी एबंडेंस 1.108% के करीब है। और जो कार्बन 14 का है इसका होता है दैट इज 2 इंटू -10%। ये इनका परसेंटेज है अबंडेंस। और इनके एटॉमिक मास की बात करें तो कंप्लीट अगर हम डेसिमल्स में इनके एटॉमिक मास को दूर करें तो 12 का कार्बन 12 का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। इसी तरीके से जो कार्बन 13 है इसका मास होता है 13.00335। और जो कार्बन 14 है इसका एटॉमिक मास होता है दैट इज 14.00317 AM। ये इनके एटॉमिक मास। अब आपको क्या करना है, इनके एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला कैसे है या इसका कंसेप्ट कैसे है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन परसेंटेज को क्या करेंगे नॉर्मल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9889। ठीक है, जो नॉर्मल उनका नंबर है या नॉर्मल डिजिट है विदाउट परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या एटॉमिक मास दैट इज 12। उसके बाद प्लस अगेन ये वाला डिजिट लेंगे, इसको भी नॉर्मल डिजिट में कर लेते हैं तो 0.01108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.0035 एंड अगेन प्लस थर्ड को करते हैं। थर्ड को जो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड मल्टीप्लाई बाय 14.00317 यू। ठीक है, इनको तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मास ओवरऑल 12.011 यू है। इसको हम कहते हैं दैट इज ये हुआ हमारा एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास को आपको अबंडेंस गिवन होगा सभी की और उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो तीसरा हमारा जो टर्म है आज का उसके बारे में चलेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड वन का नाम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का मास आपको मेजर करना है। जैसे मैंने लिखा H2 एक मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास है इसका दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, ऑल एटम ऐसे भी कह सकते हैं, एटम या एलिमेंट जो भी इसमें प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है एटम की, फॉर एग्जांपल अगर मुझे H2 का निकालना तो H2 का एक हाइड्रोजन का होता है सिंगल वन और दो हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस और ऑक्सीजन का एक होता है 16। तो ओवरऑल जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18। इसमें याद रखना है 18 इसका, जैसे SI यूनिट की बात करेंगे तो 18 यू इसका यूनिट, क्योंकि हमने एटम के मासेस को मेजर किया है। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2U और 16U, ओवरऑल इसका जो होगा दैट इज 18, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। नंबर 4 पे चलेंगे। नंबर 4 का नाम है दैट इज फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास क्या होता है, सिंपल, इसके अंदर भी सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे बिल्कुल सिमिलर टू दी मॉलिक्यूलर मास की तरह बिल्कुल सेम इसको हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें मैं कंपाउंड का दूसरा ले रहा हूँ जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। इस फॉर्मूले का मास आपको निकालना है। एक कैल्शियम का होता है 20U प्लस सल्फर का होता है 16U, ऑक्सीजन का एक होता है 16, सॉरी सल्फर इज 30, 16 इसको आपको ऑक्सीजन का एक होता है 16 और ऑक्सीजन आपके पास 4 है तो 16 4 जा 64U हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस 32 एंड प्लस 16 4 जा 64। ठीक है,
तो ओवरऑल जो हम इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 52 and 52 and 4 56 5 6 11 116। ठीक है, 116 इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ये होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे आते हैं फिफ्थ टर्म, इसको हम कहते हैं दैट इज मोलर मास। मोलर मास थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है एक्चुअली कि इसका जो एसआई यूनिट है ये इसको डिफरेंट करता है। एसआई यूनिट होता है इसका ग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भाई H2O का मोलर मास बताइए, तो H2O का आप जोड़ेंगे तो वैसे ही कि जैसे सम अपने मॉलिक्यूलर मास में क्या है कि 1 × 2 और +16, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया और यहाँ से 18 आ गया सॉल्व करके, लेकिन इसकी एसआई यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये याद रखिए। तो मोलर मास जो है एक्चुअली वो मेजर किया जाता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, ये होता है आपका मोलर मास। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो 6 पॉइंट होगा, यहाँ से हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स एक्चुअली कि आपको नई मेजरमेंट निकालने के तरीके सॉल्व करने होंगे। ठीक है, नए मेजरमेंट निकालने के आपको तरीके यहाँ से पता चलेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। मोल कंसेप्ट का मतलब है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर आप मेजर करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज मेजर्ड, इसको जब हम मेजर करते हैं इज मेजर्ड इन मोल, इसको मोल में हम मेजर करते हैं। अब ये मोल क्या है, उसी के कंसेप्ट को पढ़ना मोल कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे भी एक टर्म यूज किया था कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 to 10⁻²0। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई वैल्यूज को पूछा है कि जैसे कहा कि 1 मंथ है उसमें कितने डेज हैं, तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ में तो आप 30 डेज लिख रहे हैं या 31 डेज लिख रहे हैं, ऐसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 मोल अगर आपने लिखा है तो 1 मोल का मीनिंग होता है 6.022 ओके। सिमिलरली इसको कंसेप्ट को हमें समझना। अब जैसे पेपर में आपको क्वेश्चंस किस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप बताइए कि 5 ग्राम ऑफ NaOH में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो मोल्स हैं इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है। सिंपल है काफी फॉर्मूला। तो मोल फॉर्मूला होता है दैट इज द गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी होगा आपके पास, उसका गिवन मास लीजिए एंड उसको डिवाइड कीजिए उसके मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोलर मास। तो ये होगा इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका। तो 5 ग्राम ऑफ NaOH में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इज 5 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास अगर आप इसका निकालते हैं NaOH का मोलर मास निकाल लीजिए, तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ओवरऑल सबको जोड़ लेते हैं 23 + 16 + 1 एंड इट इज इक्वल टू 40। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि मोलर मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट इज ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे दैट इज 40 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो हमारे पास हो जाएगा 1/8 ऑफ मोल, इस तरीके से। तो आप कहेंगे कि 5 ग्राम NaOH के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कितना है, दैट इज 1/8। इसके बेस पे क्वेश्चन और भी थोड़ा सा घूम के आते हैं, जैसे कि हम कभी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब आपका एटम्स हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ऐसे ही आपका कोई XYZ आयंस में पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको फाइंड करने का तरीका भी हम मोल कंसेप्ट से फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने का तरीका होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल
number of mole and multiply by Avogadro constant, that is n. ये हमारा होता है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखिए। अब जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 5 ग्राम ये क्वेश्चन है हमारा, 5 ग्राम NaOH के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NaOH बताना कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जैसे कि अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लिया है 1/8, ठीक है, मोल इसका आंसर आया था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ये हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 1/8 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, और एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻20। जो हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। इस तरीके से हम अपना जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या में यहाँ से निकाल सकते। सो आई होप कि आपको मोल कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा अगला जो सिंपल टॉपिक है इसके बाद में, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि कोई अगर आपको कोई मॉलिक्यूल बना के दिया है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है पर्टिकुलरली हर एक एटम को लेके उसकी परसेंटेज क्या है। जैसे क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन से आपको पूरा आसान समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सल्फर एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम सल्फेट। मतलब कैल्शियम सल्फेट को जब बनाया गया था तो उनकी परसेंटेज क्या क्या थी। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। एक एटम का एटॉमिक मास हम ऊपर रखेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम इसको यहाँ पे कहेंगे दैट इज द टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर मास में भी ऐसे लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन का फैक्ट कंसेप्ट को यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कैल्शियम सल्फेट की हम बात कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट का पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। एक कैल्शियम का होता है 20 U, और उसके बाद में आपका सल्फर का याद रखना है, सल्फर इज 32 U, एंड एक ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो ओवरऑल जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 32 एंड प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 32 एंड प्लस 62, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4 to 6 दैट इज 1/6 U। तो रखते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम को यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 20 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इज 1/6 एंड मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हम कैल्शियम की परसेंटेज निकाल लेंगे। सेम अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन या सॉरी सल्फर निकालना है तो सल्फर का एटॉमिक मास है 32 डिवाइड बाय 1/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, जो हो जाएगा कैल्शियम के लिए। और ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के लिए आप कहेंगे दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन इज इक्वल, तो एक ऑक्सीजन का 16 था लेकिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन थे तो चारों ऑक्सीजन को एक साथ लिखेंगे दैट इज 64 डिवाइड बाय 1/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये सारे की सारी वैल्यूज हमारी परसेंटेज में आएंगी।
तो आपको सोल्व करके मुझे बताना है कि कितना कितना परसेंटेज आ रहा है। और एक इसके अंदर रिमार्क ये है कि जब हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो सबका सम 100% है। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप सोल्व करिए ऐसे होम। इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि जो Na, ठीक है, HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है हर एक एटम, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। ओके, तो आज के लिए हमने ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है इनको आप कीजिए, एंड आई होप यू all are doing well and I hope also you understood it well. Best of luck. नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।